बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो जो है रैंक रिट्रीवल मॉडल के मुतालिक है कि हम जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट और क्वेरी को अकॉर्डिंग जो है कैसे रैंक कर सकते हैं। इसमें हम स्कोरिंग करते हैं कि क्वेरी और डॉक्यूमेंट के दरमियान सिमिलरिटी कितनी है, तो हम बेस्ड ऑन सम स्कोरिंग जो है वो करते हैं। और टर्म की जो डिक्शनरी में टर्म्स जो वर्ड्स होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो उसकी हम वेटिंग करते हैं, ठीक है। और इससे जो है फिर हमारे पास वेक्टर स्पेस मॉडल जो है वो भी बनता है, ठीक है। तो पहले जो है हम ये करते हैं कि रैंक रिट्रीवल जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बूलियन रिट्रीवल मॉडल हमने पढ़ा था। तो बूलियन रिट्रीवल मॉडल में हमारे पास जो है ये था कि डॉक्यूमेंट आइदर मैच और डोंट, कि डॉक्यूमेंट या तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब हम सपोज हमने डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है, तो उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर एक वर्ड जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो 1, और अगर नहीं आ रहा तो 0। अब कितनी दफ़ा आ रहा है या डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स जो है वो कितने हैं, डॉक्यूमेंट्स की लेंथ कितनी है, तो ये चीज़ें जो है उसमें नहीं है। बस अगर एक दफ़ा भी आ गया, 10 दफ़ा आ गया, 100 दफ़ा आ गया, तो हम जो है 1 रिकॉर्ड करते हैं कि अकर्स और डज नॉट अकर, ठीक है। तो इसमें अगर अकरेंस है तो मैच है, और अगर अकरेंस नहीं है तो मैच नहीं है, ठीक है। या अकरेंस है तो रिलेवेंट है, और अकरेंस नहीं है तो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ये है कि गुड फॉर एक्सपर्ट यूज़र विद प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एंड द कलेक्शन। सपोज एक्सपर्ट यूज़र्स हो तो वो इससे अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिलेवेंट है, तो उसमें से फिर जो है वो बेस्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं अपने लिए, जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग अपनी नीड के मुताबिक जो है वो उसको प्रिसाइज कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है नॉट गुड फॉर मेजॉरिटी यूज़र्स, ठीक है। मतलब हमारे पास नॉर्मली लेमैन के लिए हम ये सिस्टम्स बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि मोस्ट यूज़र इनकेपेबल ऑफ राइटिंग बूलियन क्वेरीज के, मतलब हम जो है बूलियन क्वेरीज जिसमें एंड आर और नॉट होता है, तो वो जो है उसके लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है। लेकिन आम यूज़र जो है, चूँकि सर्च इंजन और ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का सिस्टम जो है वो आम यूज़र के लिए होता है, तो आम यूज़र जो है वो बूलियन को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है हम मतलब इसमें जो बूलियन रिट्रीवल मॉडल है, तो इसमें हमारे पास ये मसले है कि एक तो ये है कि मतलब वो रैंकिंग नहीं है, ठीक है, कि बस एक डॉक्यूमेंट या मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम कहते हैं कि रिलेवेंट है लेकिन मोस्ट रिलेवेंट हमें चाहिए, ठीक है। आजकल आप देखते हैं कि गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, तो जब आप कोई भी मतलब वर्ड देते हैं, सपोज आपने दिया दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर, या आपने दे दिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, तो आपको बहुत सारे जो है वो लिंक्स आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की का वेबसाइट का लिंक है तो वो सबसे टॉप पे होगा, क्योंकि वो मोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है। तो इसी तरह जो है जो भी आप कोई भी आप क्वेरी दे दे, तो उस क्वेरी में क्या होगा कि उसमें जो टॉप मोस्ट रिलेवेंट है तो वो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। तो इसको हम रैंक रिट्रीवल मॉडल के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, जो बूलियन सर्च है, तो बूलियन सर्च में हमारे पास फीस्ट एंड पेमेंट की बात आती है। फीस्ट और पेमेंट का क्या मतलब है कि देखिए, फीस्ट का मतलब है कि बहुत कम जो है वो रिजल्ट्स देता है, और बाज़ दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है।
तो सपोज़ अगर हम कहते हैं कि अगर हम उसमें से एंड यूज़ करें, तो एंड जो है चूँकि वो इंटरसेक्शन देता है, तो इंटरसेक्शन में जो है वो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो बहुत कम होती है। तो अक्सर उसमें से जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है यूज़र नीड के मुताबिक होता है तो अक्सर वो स्किप होता है, ठीक है। और अगर आप आर देते हैं तो फिर आर में जो है आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो जो है इसी तरह जो है अगर हम बहुत ही कम रिज़ल्ट्स जो है हमें मिले या बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिले जो है, तो दोनों में जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेरी 1 है स्टैंडर्ड यूज़र डी लिंक 650, तो ये जो है एक कॉमन क्वेरी है। तो ये हमें जो है सपोज़ 2 लाख हिट्स मतलब 2 लाख रिज़ल्ट्स उसने हमें दे दिए, जबकि अगर हमने उसको इसके साथ नो कार्ड फॉर्म जो है वो दे दिया तो फिर जो है ये क्वेरी और भी कम्प्लेक्स हो गई। तो ये उसने हमें सिर्फ ज़ीरो मतलब इसने हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिया। तो इसी तरह जो है मतलब जो बूलियन क्वेरीज़ है तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हमें या बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स देते हैं जिसमें इररिलेवेंट रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कुछ जो है क्वेरी जो है वो कम रिज़ल्ट देते हैं, तो बहुत ही कम रिज़ल्ट देते हैं, तो उसमें इस तरह भी हो सकता है कि जो यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स है या यूज़फुल रिज़ल्ट्स है तो वो भी अक्सर स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास इस सोल्यूशन का हल जो है वो है रैंक रिट्रीवल मॉडल्स। Rather than a set of documents satisfying a query expression, in ranked retrieval, the system returns an ordering over the top document in the collection for a query. कि इसमें क्या है, इसमें रिलेवेंट और इररिलेवेंट की बात नहीं होती, बल्कि क्या करता है कि क्वेरी के साथ डॉक्यूमेंट को मैच करता है और उसकी सिमिलरिटी उससे कैलकुलेट होती है, और जो सिमिलरिटी स्कोर जिसका सबसे ज़्यादा होता है तो वो टॉप पे होता है, और जिसकी सिमिलरिटी स्कोर जो है वो सबसे कम होते तो सबसे आखिर में होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि एक तो ये फीस्ट और फेमिन का प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, बस आपको एक ऑर्डर लिस्ट जो है वो मिल गई है कि जो सबसे मोस्ट रिलेवेंट है वो सबसे टॉप पर है और जो सबसे लीस्ट रिलेवेंट है वो सबसे आखिर में है। तो नॉर्मली जो है हम इसमें ये करते हैं कि जो टॉप के डॉक्यूमेंट्स है तो सिर्फ वो रिट्रीव कर लेते हैं, तो उसमें से यूज़र जो है अपना जो इंफॉर्मेशन जिसको वो चाहिए तो आसानी से उसको रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि फ्री टेक्स्ट क्वेरी है, ठीक है। मतलब सपोज़ बूलियन एक्सप्रेशंस की और ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है कि एंड आर और बूलियन एक्सप्रेशन को हम कैसे जो है वो करते हैं, ठीक है। बस यूज़र जो है जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेज में वो कुछ क्वेरी जो है वो देते हैं तो उसी तरह जो है फ्री टेक्स्ट के फॉर्म में वो क्वेरी जो है वो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो फीस्ट एंड फेमन का प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको एक रिज़ल्ट्स दिया जाता है, मतलब आपको रिज़ल्ट्स दिए जाते हैं जो कि ऑर्डर फॉर्म में होते हैं स्कोरिंग के मुताबिक, ठीक है। जो सबसे टॉप होता है वो मोस्ट रेलिवेंट होता है और जो सबसे लास्ट में होता है वो लीस्ट रेलिवेंट होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वी जस्ट शो द टॉप के रिज़ल्ट्स। अब टॉप के जो है मतलब आप आईआर सिस्टम जो है वो कोई भी जो है एक के की वैल्यू ले देता है कि भाई मैं कौन से जो है जो है वो रिज़ल्ट जो है वो देना चाहते हैं। सपोज़ अगर हम ये कहते हैं कि सब एक मेरिट लिस्ट बनती है, अब मेरिट लिस्ट में, ठीक है, अगर वो जो है एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो सपोज़ अगर उसके पास 100 सीट्स है तो 100 टॉप 100 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, अगर 200 सीट्स है तो टॉप 200 सीट्स बुलाएंगे, तो मतलब के की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें भी ये है कि आईआर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है कि के की वैल्यू जो है वो क्या रखता है, 10 रखता है, 20 रखता है, 100 रखता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है वो टॉप की रिज़ल्ट जो है वो यूज़र को देते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि हमें एक रैंकिंग एल्गोरिथम की ज़रूरत
होती है, और रैंकिंग एल्गोरिथम जो है वो स्कोरिंग पर काम करता है। ठीक है, तो आगे इसमें हम स्कोरिंग की क्राइटेरिया को देखते हैं। ठीक है, स्कोरिंग जो है वो एज द बेसिस ऑफ रैंक रिट्रीवल, वी विश टू रिटर्न इन ऑर्डर द डॉक्यूमेंट मोस्ट लाइकली टू बी यूजफुल टू द सर्चर, कि यूज़र को एक जो है डॉक्यूमेंट की एक ऑर्डर फॉर्म में जो है वो डॉक्यूमेंट्स हम रिट्रीव कर देते हैं। तो इसलिए रैंक ऑर्डर जो है वो बेसिकली रिस्पेक्ट टू क्वेरी वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम स्कोर असाइन करते हैं, हर डॉक्यूमेंट को क्वेरी के अगेंस्ट जो है स्कोर असाइन करते हैं, और वो स्कोर होता है नॉर्मली बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन इसकी मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली 0 to 1 जो है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस स्कोर मेजर्स हाउ वेल डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी मैच, ये स्कोर जो है क्वेरी और डॉक्यूमेंट की जो मैचिंग है तो उसको और सिमिलरिटी है तो बेसिकली उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, वी नीड अ वे ऑफ असाइनिंग स्कोर टू अ क्वेरी डॉक्यूमेंट पेयर। हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम सिमिलरिटी फाइंड करते हैं बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी। ठीक है, तो हमें जो है मतलब डॉक्यूमेंट और क्वेरी को हम पेयर करते हैं और दोनों की सिमिलरिटी को एक स्कोर असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमारे पास उसका जो क्वेरी और डॉक्यूमेंट पेयर है तो उसका स्कोर जो है वो आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम सपोज वन टर्म क्वेरी से स्टार्ट करें, ठीक है, तो if the query does not occur in the document, the score should be 0. The more frequent the query term in the document, the higher the score should be. कि अगर सपोज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में कोई टर्म जो है, टर्म बेसिकली वो डिक्शनरी टर्म जो हमारे पास होते हैं कि जिसको हम मतलब लास्ट टाइम हमने जब वो बना रहे थे, ठीक है, पोस्टिंग जैसे इन्वर्टेड इंडेक्स बनाते थे, तो हमारे पास एक जो है लिस्ट थी वर्ड्स की, ब्रूटस, सीजर एंड कल्परनिया जो है इस तरह की लिस्ट थी, तो वो सारे हमारे पास क्या टर्म्स कहलाती है। ठीक है, तो उसकी एक डिक्शनरी जो है वो बनती है। ठीक है, तो इसमें हम जो भी तो वही टर्म जो है हम यूज़र क्वेरी में देता है, तो सपोज मतलब उसने दे दिया ब्रूटस, तो ब्रूटस अगर सपोज किसी ने क्वेरी टर्म जो है वो दे दिया तो वो जो है किसी डॉक्यूमेंट में चेक किया जाएगा, तो अगर नहीं है तो स्कोर 0 होगा, और अगर है तो 1 की बजाय फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक होगी कि कितना फ्रीक्वेंट जो है वो है, मतलब वो कितनी दफ़ा जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में अकर हुआ है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब जिसकी नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो ज़्यादा है, तो उसका हाई स्कोर जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब हम ये कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है कुछ अल्टरनेटिव्स भी है। ठीक है, तो हम उसको भी देखते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एक जो रैंक रिट्रीवल है, तो इसमें एक है जो एक बहुत ही सिंपल मेथड है जेकार्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली डॉक्यूमेंट और क्वेरी को हम सेट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो हर एक वर्ड जो है एक क्या होता है, एक आइटम होता है जिसमें सेट में आइटम होते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है ABCD, इसमें सपोज या 1 2 3 जो है सेट ए है, और इसमें सपोज 1 2 3 4 आइटम्स है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं सेट में, मतलब उसकी जितनी भी टर्म्स है तो उसको हम एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं। तो फिर हम जब सपोज जेकार्ड कोएफिशिएंट ऑफ डॉक्यूमेंट ए डॉक्यूमेंट बी ये हम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो जितने होते हैं तो डिवाइड बाय ए यूनियन बी को कैलकुलेट करते हैं, और ए यूनियन बी में जितनी एलिमेंट जो है वो आते हैं, तो हम मतलब वो जो है हमारे पास जेकार्ड कोएफिशिएंट वो आता है। ठीक है,
सपोज़ हमारे पास अगर हम इस पे चलिए, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है तो वो हम करते हैं। ठीक है, मैं सपोज़ कुछ करता हूँ कि नोटपैड में जो है ये हमारे पास आ जाए। तो सपोज़ हमारे पास क्वेरी जो है वो है आइडिस ऑफ मार्च, तो इसको मैं सेट के शक्ल में लिखता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा आइडिस ऑफ और मार्च। तो ये मेरे पास क्वेरी का सेट हो गया। फिर डॉक्यूमेंट 1 को सपोज़ मैंने D1 लिख दिया, तो इसको मैं सपोज़ इसमें है सीजर और डाइड इन और मार्च। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा सेट हो गया। और फिर D2 है, तो D2 को मैं तीसरा सेट बना लेता हूँ, दी लॉन्ग और मार्च। ठीक है, तो सपोज़ अगर ये मेरे पास जो है ये क्वेरी है, ये D1 है, D2 है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर इसको मैं रैंक करूँगा कि इस क्वेरी के मुताबिक D1 और D2 की रैंकिंग क्या है, तो मैं कोएफिशिएंट मतलब इसकी सिमिलरिटी जो है फाइंड करूँगा क्वेरी और D1 की और फिर क्वेरी और D2 की। ठीक है, तो सपोज़ मैं जे कार्ड कोएफिशिएंट या सपोज़ जे कार्ड, ठीक है, और क्वेरी और D1 की। ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज़ होगा मतलब हमारे पास मेरे पास है D, और सपोज़ इंटरसेक्शन को मैं मतलब सपोज़ मैंने चली इस तरह लिख दिया D1। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा और इसका मतलब ये जो आपको ये एब्सोल्यूट नज़र आता है ये और ये, तो बेसिकली ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है। और ये जो है इसका मतलब है कि D1 मतलब D1 इंटरसेक्शन क्वेरी और D1 जो है उसका जो इंटरसेक्शन है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, और फिर डिवाइड बाय सपोज Q यूनियन D1, तो इस सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर जो है सपोज़ मैं पहले ये सेट कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट मेरे पास आ रहा है, मतलब इसमें दोनों में मैं क्या कैलकुलेट इंटरसेक्शन कैलकुलेट करूँगा, तो जो दोनों में अकर्स है तो वो मेरे पास है सिर्फ मार्च। ठीक, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। सपोज़ अगर ये सेट है तो इसमें सपोज़ अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ Q इंटरसेक्शन D1 लिखता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह जो है मैं Q D1 का यूनियन लूँगा, तब यूनियन में मैं मेरे पास ये तीनों आ गए पूरा सेट, क्योंकि ये भी आ गए और फिर जो है ये भी आ गए, लेकिन चूंकि मार्च ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं होगा, तो मेरे पास जो है ये आ गए। ठीक है, तो अब जो है अगर मेरे पास ये Q यूनियन D1 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स आ गए, तो मेरे पास जो है इसका डिटरमिनेंट जो है ये मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q यूनियन D1 जो है वो क्या है 6 है। ठीक है, तो मेरे पास जो है जे कार्ड ऑफ Q विद D1 जो है वो मेरे पास आएगा 1/6। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप Q और D2 के साथ भी जे कार्ड कोएफिशिएंट जो है वो निकाल सकते हैं, तो आपके पास उसकी भी एक वैल्यू जो है वो आएगी। ठीक है, तो जे कार्ड जो है
इस तरह कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में इतना यूज़ नहीं होता। जब हमारे पास वर्ड्स की सेट हो, ठीक है, तो सेट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास बाज़ वर्ड जो है वो रिपीट होते हैं, तो इसमें रिपीटिशन का जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक और बात भी ये कही गई है कि सपोज़ जैकार्ड ऑफ ए कि सपोज़ अगर मैचिंग आप एक डॉक्यूमेंट का अपने साथ करना चाहते हैं तो वो 1 होगा, क्योंकि इसका जो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो अगर उसका हम डिटरमिन जो है मालूम करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के सेम होंगे, तो अगर सपोज एलिमेंट 6 है तो 6/6 होगा, तो मतलब 1 आपके पास आ जाएगा। और अगर हम ए और बी हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास 0 है, मतलब उसमें एम्प्टी सेट है कि इसमें ए और बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हमारे पास मार्च था तो 1 स्कोर जो है उसका आ गया। लेकिन जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मैच नहीं कर रहा दोनों सेट्स में, तो आपके पास इंटरसेक्शन 0 है, इंटरसेक्शन 0 है तो 0/एनीथिंग आपके पास 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही मतलब जो है वो आपके पास मतलब दोनों जो है इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी है नहीं, 0% सिमिलरिटी है, और 1 का मतलब है 100% सिमिलरिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये भी है कि ए बी डोंट हैव टू बी द सेम साइज, ज़रूरी नहीं है कि ए और बी का साइज सेम हो, ठीक है। और जो इसका जो स्कोर है वो ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 होगा, ठीक है। 0 का मतलब बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है, एक भी वर्ड दोनों में कॉमन नहीं है, और 1 का मतलब ये है कि 100% सेम जो है वो है, ठीक है। अच्छा, इसमें इश्यूज हमारे पास जो आते हैं, तो मतलब इसमें हमारे पास ये है कि सपोज एक टर्म जितना भी फ्रीक्वेंट हो, जितनी भी मतलब अकरेंस उसकी ज़्यादा हो, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते, मतलब उसको सिर्फ हम एक दफ़ा कंसिडर करते। सपोज अगर हम है जैसे उसमें यूनियन में मार्च 2 दफ़ा आ रहा था, लेकिन सेट में तो हमारे पास वो एक दफ़ा कंसिडर होता है, तो इसमें हम जो टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर नहीं करते। टर्म की फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो एक डॉक्यूमेंट में इसकी कितनी है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो है रेयर टर्म इन अ कलेक्शन आर मोर इन्फॉर्मेटिव देन फ्रीक्वेंट टर्म। अच्छा, इसको भी जैकार्ड कंसिडर नहीं करता। रेयर टर्म्स इन अ कलेक्शन ये हम मतलब TF-IDF जो है आगे आ रहा है तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप जस्ट ये समझ लें कि जैकार्ड इस चीज़ को भी जो है वो कंसिडर नहीं करता कि जो रेयर टर्म होते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत फ्रीक्वेंट टर्म की, ठीक है। और इसमें इसको हम इस कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी इसके हम कर सकते हैं कि सपोज़ हम ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी तो हम वैसे ले लें, लेकिन ए यूनियन बी में चूँकि हमारे पास एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसका हम जो है वो ठीक है, उसको हम इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम आती है, ठीक है। तो आपके पास जो है इसकी इस तरह हम नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा स्कोरिंग मेथड जो है हमारे पास है, और वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पर जो है वो डिपेंड करता है। अब हम TF-IDF जो है वो पढ़ते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ डिफिनीशन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बूलियन रिट्रीवल मॉडल में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनता है, लेकिन वो होता है बाइनरी टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स। बाइनरी का मतलब अकरेंस 1 और नॉट अकरेंस जो है वो 0, ठीक है। अब अकरेंस सपोज एक वर्ड है, सपोज ब्रूटस है, वो एंटोनी एंड क्लेओपेत्रा में शायद 100 टाइम आया हो, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होगी। सीजर है
और वो जूलियस सीजर में सपोज 1000 टाइम आया हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हम 1 करते हैं। शायद जितनी दफ़ा भी आता हो तो उसको हम 1 लिखते हैं, और अगर नहीं आता तो फिर हम 0 लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि बाइनरी टर्म डॉक्यूमेंट मीन्स इंसिडेंस मैट्रिक्स। लेकिन हमारे पास है टर्म डॉक्यूमेंट काउंट मैट्रिसेस। ठीक है, अब टर्म डॉक्यूमेंट काउंट मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, अब इसमें जो है हम उस टर्म की, ये जो टर्म है तो इस डॉक्यूमेंट में वो आया है और कितनी दफ़ा आया हुआ है, तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, कि एंथोनी जो है, जो एंथोनी का वर्ड है, तो ये एंथोनी एन क्लेयोपेत्रा के डॉक्यूमेंट में 157 टाइम आया हुआ है। इसी तरह ब्रूटस है, तो ब्रूटस जो है वो एंथोनी एन क्लेयोपेत्रा में 4 टाइम आया हुआ है। इसी तरह ब्रूटस है, तो ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर में 157 टाइम जो है उसकी अकरेंस है। तो अगर नहीं, उसकी अकरेंस नहीं है तो 0, और अकरेंस है तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की कितनी टाइम जो है वो अकर हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अब इसको हम टर्म डॉक्यूमेंट काउंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हमारा जो स्कोर है तो वो इस पर नहीं बल्कि इस पर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बेसिकली ये जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ है तो उसको हम टर्म फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एंथोनी इन डॉक्यूमेंट एंथोनी इन क्लेयोपेत्रा, और इसको हम कहते हैं कि द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एंथोनी इन जूलियस सीजर, और द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एंथोनी इन द टेम्पेस्ट। कि हमारे पास अब इसकी एंथोनी की भी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है तो उतनी डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी होगी, ब्रूटस की भी इतनी ही टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो होंगी। तो हर एक टर्म की अगेंस्ट जो है हर एक टर्म की, हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक टर्म फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि द टर्म फ्रीक्वेंसी टी कामा डी, इसका क्या मतलब है कि द टर्म t in the document d is defined as the number of time that t occurs in d, कि जो टर्म्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स में उसकी अकरेंस कितनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हम क्या कहते हैं कि इसको हम टर्म फ्रीक्वेंसी या TF कहते हैं। वी वांट टू यूज TF व्हेन कंप्यूटिंग क्वेरी डॉक्यूमेंट मैच स्कोर, बट हाउ, मतलब इसको हम जब हम टर्म डॉक्यूमेंट की स्कोर को कंप्यूट करते हैं, मैचिंग स्कोर को कंप्यूट करते हैं, तो उसको हम टर्म फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे। रा टर्म फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट व्हाट वी वांट, लेकिन हम क्या करते हैं कि रा टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब ये रा टर्म की जो सिंपल वैल्यूज़ है टर्म फ्रीक्वेंसीज को, तो इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करते। और क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि सपोज अगर हम कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट विद 10 अकरेंस ऑफ द टर्म इज मोर रिलेवेंट देन अ डॉक्यूमेंट विद 1 अकरेंस, कि सपोज एक टर्म की जो है सपोज एक डॉक्यूमेंट में एक टर्म जो है वो 10 टाइम आया हुआ है, जबकि दूसरा जो है वो 1 टाइम आया हुआ है, तो जाहिर बात है जो 10 टाइम आया हुआ है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, और जो 1 टाइम आया हुआ है तो उसकी इम्पोर्टेंस कम होगी। लेकिन ये इतना भी नहीं है कि 10 टाइम जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट हो, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर देखें तो सपोज़ अगर हम देखें तो ये 157 है और ये 73 है, तो इसमें रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। बल्कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ब्रूटस जो है ब्रूटस, तो इस डॉक्यूमेंट में वो 4 टाइम आया हुआ है, इसमें 157 टाइम आया हुआ है, तो रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना जो है मतलब इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं दे सकते। अगर सपोज हमने कहा कि भाई जितना फ्रीक्वेंट हो तो उतना ज़्यादा ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितनी अकरेंस ज़्यादा है उतना ज़्यादा हम स्कोर देना चाहते हैं, तो फिर जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब सपोज इसकी वैल्यू 4 है तो इसका स्कोर 4 होगा, और ये 157 है तो इसका वो स्कोर 157 होगा।
तो ये रेंज बहुत ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कहता है कि रिलेवेंस डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब हम ऐसे रा वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जो टर्म फ्रीक्वेंसी है तो उसका लॉग लेते हैं, तो मतलब उसको हम वेटेज देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉग। तो हमारे पास जो टर्म फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम उसकी वेट हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि वेट ऑफ टर्म टी इन डॉक्यूमेंट डी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log 10 ऑफ टी एफ, मतलब जो टी एफ होगा तो उसका हम log 10 जो है वो लेते हैं, ठीक है। और ये हम कब लेंगे, जब हमारे पास टी एफ जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और या उसकी वैल्यू 0 होगी अदरवाइज, कि मतलब अगर सपोज ग्रेटर देन 0 नहीं है तो 0 है, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकती। तो अगर 0 है तो 0 होगी, और अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर उसकी उस वैल्यू की हम log लेते हैं प्लस 1 उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर 0 है तो 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 1.3 आएगा, 10 है तो 2 आएगा, 1000 है तो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर टर्म फ्रीक्वेंसी 10 है तो 2 आ गया, 1000 है तो 4 आ गया। अब 2 और 4 में अब इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर सपोज हम कहते हैं कि एक टर्म फ्रीक्वेंसी एक की 10 है, तो जब हम उसका वेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और एक की 1000 है तो अगर उसका हम वेट लेते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 4। तो अब अगर हम रा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो 10 और 1000 में हमारे पास बहुत डिफरेंस है, लेकिन 2 और 4 में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब हम स्कोरिंग को अब इस तरह करते हैं, ठीक है। मतलब जो टर्म की फ्रीक्वेंसी है तो उसको हमने वेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी अकॉर्डिंगली जो है हम फिर उसका स्कोर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम मतलब अगर हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं बिटवीन क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 1 प्लस log ऑफ टी एफ लेंगे, और टी एफ कौन सा, जो टी है और डॉक्यूमेंट है उसकी, ठीक है। उसकी जो है टर्म फ्रीक्वेंसी हम लेंगे और उसका log लेंगे और उसके साथ 1 प्लस करेंगे। तो हर टर्म की जब हम उसकी वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो है हम सब वैल्यूज़ को हम उसकी समेशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि समेशन लेंगे, लेकिन कौन सी टर्म्स की, जो बिलोंग करते हैं क्यू इंटरसेक्शन डी की, ठीक है। सपोज हम इसमें से इस तरह करते हैं कि यहाँ पर अगेन हम एक एग्जांपल जो है वो करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इससे मैं आपको ये जो है एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर सपोज मेरे पास एक क्वेरी है, सपोज दी यूनिवर्सिटी, या सपोज हम कहते हैं कि कंप्यूटर, ठीक है। मतलब इसको हम सेट नहीं लेते बल्कि सिंपल जो है कंप्यूटर साइंस इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और डी मेरे पास है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सपोज मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है सपोज यहाँ पर मैंने लिखा जी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं क्यू इंटरसेक्शन डी जो है वो कैलकुलेट करूँगा।
क्योंकि मैं वो चाहूँगा इसकी, सपोज मैं कह दूँगा कि इसमें जितनी भी ऐसे वर्ड्स जो कि दोनों में कॉमन है, तो मेरे पास कंप्यूटर और एक टर्म ये आ गया और एक साइंस आ गया, या सपोज इसमें हम कहते हैं कि एक और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पेशावर। ठीक है, तो मेरे पास सपोज हम कहते हैं कि चलिए कंप्यूटर साइंस आ गया और पेशावर आ गया, मतलब कंप्यूटर साइंस हमारे पास एक टर्म हो गया और पेशावर जो है वो दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। जो बाकी वर्ड्स है, जो बाकी टर्म्स है, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके पास ये आ गया है कि यहाँ पर ये समेशन के साथ जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि टी बिलोंग टू क्यू इंटरसेक्शन डी, तो इसका मतलब ये है कि हम स्कोरिंग जो है सिर्फ उसकी कैलकुलेट करेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो हम स्कोरिंग जो है किसकी कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटर साइंस की स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमने इसका जो मतलब वेट ऑफ टी एफ जो है वो कैलकुलेट कर दिया, तो सपोज मेरे पास आ गया 2। ठीक है, ये मतलब मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो है सपोज ये मेरे पास आ गया T1 F। ठीक है, और फिर दूसरा वेट मैंने जब T2, ये मतलब ये मेरे पास कंप्यूटर साइंस मेरे पास T1 आ गया और पेशावर मेरे पास T2 आ गया, तो T2F मैंने कैलकुलेट कर दिया, सपोज वो आ गया 3.5 सपोज। तो मेरे पास अब स्कोर क्या होगा, स्कोर जो है मेरे पास होगा 2 + 3.5, क्योंकि जितनी भी इसमें जो टर्म्स जो है वो कॉमन है, तो इसका मैं वेट कैलकुलेट करूँगा इस फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए मैं वेट कैलकुलेट करूँगा जो क्यू इंटरसेक्शन डी में, मतलब जो टर्म्स क्वेरी और डॉक्यूमेंट दोनों में है, तो सिर्फ उसकी वेट कैलकुलेट करूँगा, और जब उसकी वेट कैलकुलेट करूँगा तो उन सब को जो है मैं आपस में फिर क्या करूँगा, उस वेट्स को सबको आपस में मैं सम अप उसको करूँगा, तो मेरे पास एक स्कोर आएगा। ठीक है, द स्कोर इज 0 इफ नन ऑफ द क्वेरी टर्म इज प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। कि सपोज यहाँ पर अगर मैंने एक ऐसी क्वेरी दे दी कि इसका एक भी टर्म जो है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो मतलब मेरे पास इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। जब इंटरसेक्शन मेरे पास एम्प्टी है तो कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि इसको मैं प्रोसेस करूँ, उसका वेट में कैलकुलेट करूँ। तो मेरे पास जो है जब कोई भी टर्म नहीं है कॉमन, दोनों में एक भी कॉमन टर्म नहीं है, तो इंटरसेक्शन मेरे पास एम्प्टी होगा, मतलब उसमें हम कोई ऐसी कैलकुलेशन जो है वो नहीं करेंगे, और मेरे पास जो है वो स्कोर जो है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि टर्म ही कॉमन नहीं है, तो हम फिर कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसमें ये है कि मेरे पास मतलब उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी की नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है। कि एक टर्म है, सपोज हम एक डॉक्यूमेंट है और उसकी मुख्तलिफ टर्म फ्रीक्वेंसीज है। सपोज यहाँ पर हमारे पास ये जो है, अब इसमें अगर हम देखें तो अगर चले हम ये वाला जो सेकंड लास्ट है, इसमें हम देखें तो मेरे पास एक TF है 2, दूसरा है 0, फिर 3, फिर 5, फिर 5 और फिर 1। अब इसमें सपोज अगर हम देखें तो बहरहाल इसमें तो इतनी वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम नंबर है, सपोज 5 है, तो 5 है, तो हम क्या करते हैं कि हम इन सारे वैल्यूज़ को 5 पर डिवाइड करते, मतलब यहाँ हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2/5, 0/5, 3/5, 5/5, 5/5 और 1/5। तो ये सारे जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर हम इसको इस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर हम डिवाइड करें, तो सारे जो है मेरे पास आ जाएंगे बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जो TF ऑफ I इज इक्वल टू TF ऑफ I डिवाइड बाई TF ऑफ मैक्स होगा। तो TF ऑफ I आपके पास होगा, मतलब TF ऑफ I ये होगा कि
फर्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी, सेकंड टर्म फ्रीक्वेंसी, थर्ड टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब एक रो में जितनी भी टर्म फ्रीक्वेंसीज है तो उन सबको जो उसमें मैक्सिमम है तो उस पर डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पर सपोज मेरे पास एक एग्जांपल भी है, ये है, तो इसमें सपोज मेरे पास जो ये आपके पास टर्म फ्रीक्वेंसी है 321, ये टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है, ये टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है और ये टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है। तो देखिए इसमें यहाँ पर सबको हमने 3 पर डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है 3, तो 3 को भी हमने 3 पर डिवाइड कर दिया, 2 को भी हमने 3 पर डिवाइड कर दिया और 1 को भी हमने 3 पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, तो ये आपके पास टर्म फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइजेशन है। अच्छा, एक हमारे पास है इसमें टर्म फ्रीक्वेंसी और एक है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी तो हमने देखी कि टर्म फ्रीक्वेंसी एक टर्म की हर एक डॉक्यूमेंट में जो अकरेंस है तो इसको हम टर्म फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होगा कि एक पूरी कलेक्शन में जितने डॉक्यूमेंट्स है तो उस डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में एक टर्म की अकरेंस है। सपोज यहाँ पर इस एग्जांपल से हम करते हैं, देखिए एंथोनी है तो इसमें आया हुआ है, इसमें मतलब फर्स्ट में अकरेंस है और सेकंड में है और बाकी सब में ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कौन से है, मतलब इस डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है। तो एंथोनी की जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। अब ब्रूटस है तो ब्रूटस जो है इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है और इसमें, मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। इसी तरह सीजर है तो सीजर 1 2 3 4 5, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है। इसी तरह अगर हम देखें तो केलोपेत्रा जो है सिर्फ एंथोनी में आया हुआ है, ठीक है, चाहे जितनी टाइम भी आया हो लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आया हुआ है तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी हम लेते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हम क्यों लेते हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जेकार्ड कोएफिशिएंट में हमने एक बात की थी कि ये जो है रेयर टाइम आपके पास एक कलेक्शन में होती है तो वो मोर इन्फॉर्मेटिव होती है देन फ्रीक्वेंट आइटम, और इसको हम जेकार्ड में हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन बाकी जो है उसमें हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि कंसिडर अ टर्म इन अ क्वेरी दैट इज़ रेयर इन द कलेक्शन, कि एक टर्म है जैसे यहाँ पर इसने दिया है एरेक्नोसेंट्रिक, तो ये बहुत ही रेयर टर्म है। अब अगर एक डॉक्यूमेंट में वो मौजूद है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम है तो वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब वो हर जगह मौजूद है तो फिर जो है हमारे पास, ठीक है, हर जगह मौजूद है तो वो जो है फिर हमारे पास क्या है कि मतलब उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। सपोज़ हमने जो है जो मतलब जो फर्स्ट वो था इन्वर्टेड इंडेक्स जब हम बनाते थे तो उसमें हमने कहा था कि लिंग्विस्टिक मॉड्यूल्स हमने डिस्कस की थी, स्टॉप वर्ड रिमूवल पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि स्टॉप वर्ड्स जो है उसको हम रिमूव करते हैं, ऐसे कॉमन वर्ड जैसे प्रोपोजिशंस है। सपोज़ एक वर्ड है दी, अब दी जो है हर डॉक्यूमेंट में आता है तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो उतना जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि अगर एक वर्ड जो है वो रेयर है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और अगर एक वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन है तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है और बहुत ही कॉमन है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई आइटम कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में बहुत कम होता है, नायाब होता है, तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि रेयर टर्म्स को हम ज़्यादा
वेटेज देना चाहते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर IDF हम कैलकुलेट करते हैं। अब DF को हमने क्या कर दिया, IDF, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो IDF है तो हम इसमें हम यह क्या करते हैं कि n को हम DF पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब जो n होगा वो हमारे पास है n बेसिकली द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस पर हम एल्गोरिथम रन करते हैं। तो उस डेटा सेट में हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सपोज अगर 1000 है तो इनकी वैल्यू 1000 है, अगर 100 है तो 100 है, 10,000 है तो 10, मतलब इनकी वैल्यू नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन कि कितनी, मतलब एक डेटा सेट में आपके पास जो है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तादाद कितनी है, तो वो वैल्यू उसकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि IDF जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम n लेते हैं और डिवाइड बाय DF आपके पास आएगा। अच्छा, और DF जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू n होगा, क्योंकि सपोज अगर एक आपके पास 1000 डॉक्यूमेंट है और एक टर्म है और वो 1000 के 1000 डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, लेकिन 1000 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो 1000 है। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, उससे कम होगी या उसकी बराबर होगी, एटमोस्ट उसकी बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम n को DF पर डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो है, अब यहाँ पर देखिए, तो DF पर डिवाइड करेंगे तो अगर वैल्यू DF की बड़ी होगी, मतलब लार्जर वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू इतनी कम आएगी IDF की। तो और अगर वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, तो मतलब एक स्मॉलर वैल्यू पर आप डिवाइड करते हैं n को, तो आपके पास वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। तो मतलब अब ये है कि मतलब चूंकि वो डिनोमिनेटर में है, मतलब उस पर डिवाइड हो रहा है। सपोज आपके पास अगर n जो है, यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर सपोज आपके पास n जो है वो 1000 है, और सपोज DF ऑफ 1, सपोज DF ऑफ T1, मतलब एक टर्म है और वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, सपोज वो उस 100 डॉक्यूमेंट में अकरेंस उसकी है। और एक है DF ऑफ T2, सपोज एक और टर्म है और वो जो है उसकी अकरेंस कम है, 10 है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, log 10 ऑफ n डिवाइड बाय DF है ना, ठीक है। तो आपके पास एक DF क्या है, 100 है। तो अगर T1 के लिए आप IDF कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करेंगे, log 10 ऑफ 1000 डिवाइड बाय 100। तो आपके पास log 10 ऑफ, सपोज अगर हम 1000 को 100 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। और अगर हम ये सपोज हमने T1 के लिए हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और अब हम T2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास log 10 ऑफ n डिवाइड बाय DF, तो आपके पास क्या आएगा, log 10 ऑफ 1000 डिवाइड बाय 10। तो आपके पास क्या आएगा, log 10 ऑफ 100, क्योंकि 1000 को जब हम 10 पर डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास 100 आएगा और इससे आपके पास 2 आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जिसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो उसकी वैल्यू कम आ गई, और जिसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये DF है, ठीक है, और जिसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी T2 उसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम थी तो उसका जो उसकी वैल्यू है वो उसकी डबल आ गई, मतलब उसकी ज़्यादा आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जितना जो है DF बढ़ेगा तो उतना वो डिवाइड होगा, ठीक है,
n पर वो डिवाइड होगा और उसकी वैल्यू इतनी डिक्रीज होगी। तो इसको इसलिए हम IDF कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? IDF, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनवर्स या चलिए इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ T1 एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ T2। ठीक है, आपके पास ये इस तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, बल्कि यहाँ पर और भी आपके पास वजह है कि सपोज आपके पास n जो है वो 1 मिलियन है। ठीक है, तो देखिए अब ये टर्म्स है और ये उसकी DF है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये IDF है। तो जितना DF बढ़ रहा है तो उतना IDF जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, सपोज 1 है DF तो IDF 6 है, और अगर 1 लाख है तो सिर्फ 1 आता है, और अगर 10 लाख है, 1 मिलियन है, तो मतलब आपके पास आएगा मतलब n आपके पास n भी 1 मिलियन है और DF भी 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन डिवाइड बाई 1 मिलियन आपके पास 1 आएगा, और लाख 10 ऑफ 1 आपके पास 0 है। तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसकी अकरेंस हो हर डॉक्यूमेंट में, तो उसकी जो IDF है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। और नॉर्मली ऐसे डॉक्यूमेंट जो दी है तो ये हमारे पास इसलिए स्टॉप वर्ड्स में आते हैं, मतलब स्टॉप वर्ड्स को हम कंसिडर ही नहीं करते, इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ IDF ऑन रैंकिंग। आपके पास IDF की रैंकिंग जो है, मतलब सपोज अब हम कहते हैं कि ऐसे जो है जो 1 टर्म है तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे क्वेरी है जो 1 टर्म से ज़्यादा है तो पर उस पर इफेक्ट जो है वो करता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट यहाँ पर, तो इससे फिर हम TF IDF जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब TF IDF जो है ये स्कोरिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, TF IDF। ठीक है, और TF IDF अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो हमने सिर्फ जो है IDF को अगर हम कंसिडर नहीं करते तो फिर हमारे पास वेट सिर्फ log ऑफ 1 प्लस TF TD जो इससे पहले हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अब हम IDF भी कैलकुलेट करते हैं, वो उसका भी असर जो है वो हम इसमें से शामिल करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने log मतलब IDF का फार्मूला भी इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो बेसिकली ये आपके पास TF IDF का फार्मूला है, और अब हम वेट जो है वो इस तरह देंगे कि TF मल्टीप्लाई बाय IDF, मतलब TF का फार्मूला और IDF का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब TF हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके ये एग्जाम्पल है, इसको आप खुद जो है वो देख ली। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास अगर सपोज आप ये बहुत ही छोटे वैल्यूज़ है, लेकिन इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास पहले जो है, चलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आपके पास पहले क्या था, ये बाइनरी मैट्रिक्स था, फिर हमने क्या कर दिया, काउंट मैट्रिक्स कर दिया। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, और अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसके साथ जो है वेट मैट्रिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब हमारे पास अब उसमें TF IDF सारे आ गए। ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो है वेट काउंट मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो IDF है तो वो इंक्लूड नहीं था, अब इसमें IDF भी इंक्लूड हो गया। तो मतलब हमने स्कोरिंग को और भी एफिशिएंट कर दिया, कि पहले बाइनरी था कि अकर डज नॉट अकर, फिर हमने कहा कि अकर है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, टर्म फ्रीक्वेंसी चेक करो और उसको वेट दे दो, और अब हमने कहा कि इसके साथ IDF भी साथ में लगा लो, तो आपके पास जो है और भी जो स्कोरिंग है तो वो एफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास
ये बताता है कि पहले बाइनरी मैट्रिक्स था, फिर काउंट मैट्रिक्स और फिर वेट मैट्रिक्स आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो है हम स्कोरिंग करेंगे टीएफ और आईडीएफ के थ्रू। तो आपके पास वही तरीका है कि जो क्वेरी और डॉक्यूमेंट की स्कोरिंग आप करेंगे। ठीक है, स्कोर ऑफ क्वेरी और डॉक्यूमेंट, और इसमें क्वेरी और डॉक्यूमेंट की इंटरसेक्शन लेंगे, जो टर्म्स इसमें से कॉमन है तो हर एक टर्म की आप टी एफ आई डी एफ कैलकुलेट करें, और जो टी एफ आई डी एफ है तो उसको आप क्या करें, उसको आप उसकी समेशन ले ले, तो आपके पास जो है वो ठीक है स्कोर इसका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम चूंकि हमारा जो मकसद है वो बेसिकली है वेक्टर स्पेस मॉडल की। अब तक हमने स्कोरिंग की बात की, लेकिन चूंकि हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस मॉडल के, हम कैसे वेक्टर स्पेस मॉडल में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने टी एफ और आई डी एफ जो है जो वेट्स मालूम कर दिए। ठीक है, टी एफ आई डी एफ वेट्स। ठीक है, तो इसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो डालेंगे, और वो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे होगा कि हम कॉलम में टर्म्स लेंगे और रोज में डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे T1 टर्म 1 टर्म 2 अप टू टर्म T, और D1 D2 अप टू DN, तब हमारे पास n डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो टर्म 1 की वेट D1 में कितनी है, टर्म 2 की वेट D1 में कितनी है, टर्म T की वेट D1 में कितनी है। तो आपके पास जो है हर एक रो जो है वो एक डॉक्यूमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, आपके पास जो है इसी तरह ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट 1 का वेक्टर होगा, दूसरी रो जो है वो डॉक्यूमेंट 2 की वेक्टर होगी, और लास्ट रो जो है वो डॉक्यूमेंट n की वेक्टर जो है वो होगी। ठीक है, इसी तरह लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो क्वेरीज भी आपके पास ऐसी ही वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब क्वेरी भी आपके पास बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट की शक्ल होगा, मतलब इसमें जितनी टर्म्स है तो हर टर्म्स की वेट मालूम करे, तो वो भी आपके पास जो है एक जो है एक वेक्टर में वो भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट एज अ वेक्टर हमने ये बात कर दी कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो वेक्टर की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, और क्वेरीज भी आपके पास जो है वो वेक्टर की शक्ल में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मुलाइजिंग द वेक्टर स्पेस अप्रॉक्सीमेटली, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब हम इसके हमारे पास जब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है तो इससे हम वेक्टर बनाते हैं, तो जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये देखिए ये क्वेरी का वेक्टर हो गया, ये D1 का वेक्टर हो गया, ये D2 का, और ये D3 का वेक्टर आ गया। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपको बताता है कि मतलब क्वेरी और D1 का डिस्टेंस कितना है तो इसमें सिमिलरिटी कितनी है, और क्वेरी और D2 का डिस्टेंस कितना है तो इसकी सिमिलरिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि बजाय इसकी कि हम अगर सपोज हम देखें तो इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके दरमियान सिमिलरिटी जो है वो कम है, जबकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस वेक्टर्स की डिस्टेंस को हम नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि कोई वेक्टर जो है उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा है, कुछ का कम है, तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि इसके दरमियान जो एंगल है तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो अब एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एंगल के लिए हम कोसाइन सिमिलरिटी जो है वो फाइंड करते हैं, और कोसाइन सिमिलरिटी जो है हम इस तरह मालूम करते हैं डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट जो है हम मतलब आपके पास क्वेरी का वेक्टर होगा और डॉक्यूमेंट का वेक्टर होगा, तो इसके दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करें, और फिर क्वेरी और डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो उस पर डिवाइड करें, तो आपके पास जो है एक स्कोर आएगा। अच्छा, इसको समझाने के लिए ठीक है मैं आपको एक PDF फॉर्म में मेरे पास एक एग्जांपल है,
तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे आप आसानी से उस पर जो है वो आप समझ सकते हैं। तो इससे जो आएगा तो उसको हम कोसाइन सिमिलरिटी ऑफ क्वेरी और डॉक्यूमेंट देंगे। तो अब कोसाइन सिमिलरिटी मतलब जितनी जो है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब कोसाइन जो है उतना कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसी तरह जो है वो ठीक है, सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा होगी तो कोसाइन सिमिलरिटी जो है उसकी वैल्यू इतनी कम होगी, ठीक है। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ये यूनिट वेक्टर है, दोनों आपके पास जो है उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो है उसकी कोसाइन सिमिलरिटी इस तरह, और मतलब हम लेंथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसकी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आपने लेंथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो यूज़ किया है कि क्वेरी और डॉक्यूमेंट का लेंथ जो है वो एक जैसा है, तो फिर जो है आपके पास, ठीक है, अब आप जब आप वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरह जो है वो वेक्टर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है हमने छोड़ दी कि लेंथ नॉर्मलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी वेक्टर हो तो इसका हम जब लेंथ नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो बेसिकली जो है उसको हम हर एक जो कंपोनेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स है, उसकी वैल्यूज़ है, ठीक है, वेट्स उसकी वैल्यूज़ है, तो उस वेट्स को हम उसकी लेंथ पर जो है वो डिवाइड करते हैं। अब लेंथ इसकी क्या होगी कि जितनी भी उसकी वैल्यूज़ है, जो x की वैल्यू है, x वेक्टर है, तो इसमें आपके पास x1 x2 x3 जितनी भी वैल्यूज़ है, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट के वेक्टर में w11 w12 w13 इस तरह आपके पास जो वेट्स थे, जो TF IDF वेट्स थे, तो उसकी वैल्यू आपके पास है। तो इसे यहाँ पर हमारे पास xi मतलब x1 x2 हमने इसको जनरली ले लिया। तो आपके पास हर सब का क्या करे, स्क्वायर ले ले और फिर उसको सम करे, ठीक है, और समेशन के बाद उसका इंटरसेक्शन ले ले, तो ये आपके पास L2 नॉर्मल फॉर्म आपके पास आ जाएगा। मतलब अब जब ये आ जाएगा तो अब आपके पास जो है डिवाइड अ वेक्टर बाय L2, मतलब हर एक वैल्यू को आप इस फार्मूले से जो वैल्यू आ जाएगी तो उस पर आप डिवाइड करें। तो जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है उसका जो वेक्टर है अब इस तरह बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास था वेक्टर स्पेस मॉडल जो हमने स्कोर्स मुहैया कर दिए। अब इसमें आपके पास ये एग्जांपल्स भी है, लेकिन शायद इसकी समझ आपको इतनी ना आए, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम कोसाइन सिमिलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पे एग्जांपल है, ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो इसको आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।